नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी जिसका एग्ज़ाम 27 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। इस बीच यहाँ पर रेलवे ने फर्स्ट टाइम इस प्रकार अपना एक ऑफिशियल मॉक दिया है, जिसमें सब्जेक्ट वाइज जैसे साइंस के, मैथ्स के, रीजनिंग के, उसमें भी पूरे क्वेश्चंस और सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस दिए हैं। अब तक जब भी मॉक टेस्ट आता था ना, ऑफिशियल मॉक सिस्टम से यूज टू होने के लिए, इंटरफेस समझने के लिए होता था, उसमें क्वेश्चंस एज पर पैटर्न नहीं होते थे। लेकिन अब की बार जो कैंडिडेट ने डिमांड की थी, वहाँ पर मेल वगैरह भी गई, तो इन्होंने यहाँ पर फर्स्ट टाइम सभी क्वेश्चंस दिए, वो भी एज पर एग्जाम पैटर्न। तो इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं इस ऑफिशियल मॉक में जो 25 सवाल इन्होंने दे रखे हैं, वो एनसीईआरटी के कौन से सेट चैप्टर से पूछे गए हैं। और प्रत्येक सवाल को मैं एनसीईआरटी के प्रूफ सहित बताऊंगा कि कहाँ से सवाल आया है, 9th क्लास के कौन से क्वेश्चन है, 10th के कौन से हैं। और इससे पहले आपको पता है कि एएलपी का जो एग्ज़ाम हुआ था, टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम हुआ था, सारे सवाल, जेई का एग्ज़ाम हुआ था, ग्रुप डी वाला सिलेबस, और सभी सवाल एनसीईआरटी से थे। और ग्रुप डी में भी सेम सिलेबस है, तो यही चीज़ रिपीट हो रही है। और आपको मैंने एक वीडियो डालकर और बताया था कि जो जीके के क्वेश्चंस है, उसमें सारे क्वेश्चंस मॉक में भी करंट अफेयर्स के दिए हैं जो एज पर पैटर्न है। तो देखते हैं साइंस के पूछे गए सारे 25 क्वेश्चन, साथ में चैप्टर का नाम यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। और प्रत्येक सवाल का मैं प्रूफ सहित बताऊंगा कि एनसीईआरटी में ये सारे आ रखे हैं। इसको जब हमने एनालिसिस किया, सबसे ज़्यादा सवाल क्लास 10 से थे, उसमें भी प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन 6 क्वेश्चंस थे। जो आरआरबी जेई का एग्जाम हुआ है ना 2024 वाली भर्ती का, उसमें भी सारे सवाल क्लास 10th से पूछे गए थे। एनसीईआरटी 10 से, 9 से एक भी सवाल नहीं था। लेकिन अब की बार, ये तो खैर मैं कह रहा हूँ फिलहाल ऑफिशियल जो मॉक टेस्ट है, रियल एग्जाम होगा, इसमें चेंजेज हो सकता है। लेकिन शुरुआती रुझान अपन देख रहे हैं, और इन सभी सवालों को अपन एक एक करके व्याख्या सहित हल करते हैं। उससे आज मिडनाइट जो भी कैंडिडेट हैं अभी ग्रुप डी एग्ज़ाम के चलते टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन करना चाहते हो, तो यहाँ पर सेल आपके लिए आ रही है आज 12 बजे रात्रि को। 21 और 23 नवंबर तक लाइव रहेगी। लोवेस्ट प्राइस टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 2024 के पेपर मिल जाएंगे। और ऐसा नहीं, ग्रुप डी में एएलपी टेक्नीशियन इंडिया में सारे एग्जाम्स के लिए काम आने वाली है। तो इसको आज ही आप चेकआउट कर सकते हो नाइट को 12 बजे टीटीजी के कूपन कोड से। वैसे इसकी प्राइस है वो 600 रुपये रहती है। अब अपन यहाँ पर क्वेश्चंस का विश्लेषण करें ना, सर्वाधिक क्वेश्चंस यहाँ पर क्लास 10th के इस चैप्टर से हैं, 6 क्वेश्चंस दे रखे हैं। उसके बाद अमल सार लवण से 3 क्वेश्चंस हैं, नियंत्रण और समन्वय से 2 सवाल हैं, कार्बन एवं उसके यौगिक से 2 क्वेश्चंस हैं, जीव जनन कैसे करते हैं मॉक में 2 क्वेश्चंस हैं। उसके बाद विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से 1 सवाल है, विद्युत का भी 1 सवाल है, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार से भी 1 सवाल है, धातु और अधातु से 1 सवाल है। क्लास 10th के ये सारे चैप्टर हैं। आनुवंशिकता और जैव विकास से 1 सवाल है। एक चीज़ और यहाँ पर देखने को मिल रही है, जैसे जो क्लास 10th की जो नवीन एनसीईआरटी है ना, जिसमें जैव विविधता वाला चैप्टर है, आवर्त सारणी वाला चैप्टर है, उनसे एक भी सवाल नहीं है, क्योंकि नवीन एनसीईआरटी में वो सारे चैप्टर है वो रिमूव कर रखे हैं। तो ये भी देखने को मिल रहा है, जो आपने 2024 एएलपी टेक्नीशियन और जेई में देखा था कि सारे नवीन एनसीईआरटी के मुताबिक आ रहे हैं, ओल्ड एनसीईआरटी के चैप्टर को हटाया गया। लेकिन एक चैप्टर है यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, इससे भी जो अमरता देवी विश्नोई वाला खेजड़ी के संरक्षण वाला सवाल पूछा गया है। एक सवाल हमारे आसपास के पदार्थ से एक सवाल है, ये क्लास 9th के हैं। 10th के यहाँ पर सवाल देखेंगे तो 21 सवाल 10th के पूछे इन्होंने, और 4 सवाल क्लास 9th के। हमारे आसपास का पदार्थ 1, परमाणु की संरचना 1, उत्तक से 2 सवाल हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 25 क्वेश्चन का ये एनालिसिस रह गया। अब एक एक करके सारे सवाल को देखते हैं। पहला सवाल यहाँ पर क्लास 10th के चैप्टर प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन से आया है, ये आप देख सकते हो। इसी का स्क्रीनशॉट है आपके मॉक वाला, जनरल साइंस है, लेवल 1 का। तो सवाल बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे एनसीईआरटी का है। यदि 2 गोलीय दर्पणों की वक्रता त्रिज्या आपको दे रखी है 2x और 4y, और तो उनकी फोकस दूरियों का अनुपात क्या होगा। आपको पता है फोकस दूरी होती है ना, वो वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। ये सारा स्क्रीनशॉट है वो एनसीईआरटी का, हमने चैप्टर वाइज सरल व्याख्या और इम्पोर्टेंट फैक्ट वाली जो कोर्स लॉन्च किया था, उसी का मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पर डाल रहा हूँ प्रत्येक सवाल का। तो उसमें क्रियाकलाप के भी हमने फैक्ट लिए थे, क्योंकि 2024 के रेलवे एग्जाम्स में क्रियाकलाप से भी कुछ सवाल पूछे गए थे, इसी को ध्यान में रखते हुए। तो फोकस दूरी, ये ऐसा नहीं कि हमने, आप सभी के पास बिल्कुल ईजी सवाल है, सभी को पता है कि आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, तो F बराबर R/2 होता है। तो इसी से आप इसको हल कर सकते हो। जैसे यहाँ पर ये जो वक्रता त्रिज्या 2x है, तो F इसका क्या होगा 2x/2, और फिर 4y है तो 4y/2, यानी x अनुपात यहाँ पर 2y हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4, x अनुपात 2y। तो ये वाला आपको करेक्ट करना है। अब ये आप स्क्रीनशॉट से देख सकते हो, सारे एनसीईआरटी के हमारा जो फैक्ट है उसी का स्क्रीनशॉट। और आप चाहते हो
एनसीईआरटी क्लास 9th 10th और इन दोनों के एग्जाम्पलर जो ग्रुप डी 2022 से इनसे सवाल थे एग्जाम्पलर चैप्टर वाइज, साथ ही साथ रेलवे एग्जाम 2024 की 1500 क्वेश्चन चैप्टर वाइज, इसके साथ रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 1900 क्वेश्चन एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज और विद एक्स्ट्रा फैक्ट सारे, ये पूरा कंटेंट है पीडीएफ कोर्स है हमारे ऐप और वेबसाइट पर अवेलेबल है। बहुत ही कम प्राइस में, वैसे आप इसको एक एक लेंगे ना तो 100 रुपये के आसपास आपका 400 के आसपास हो जाएगा, लेकिन अभी आपको यहाँ पर ऑफर के तहत लगभग 250 में मिल जाएगा। वीडियो वाला कोर्स थोड़ा बड़ा है, उसमें चैप्टर वाइज वीडियो भी है, उनको सॉल्व किया गया है। लेकिन केवल पीडीएफ कोर्स लेना चाहते हो जिसमें चैप्टर वाइज पीडीएफ है, प्रिंट पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो आपको उसमें कूपन कोड लगाना पड़ेगा टीटीजी की, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये सारी आपको पीडीएफ मिल जाएगी और उसी का यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ आपको बताते हुए। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति खुले बर्तन से जल के सबसे शीघ्र वाष्पन का कारण बनेगी? तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले आप कारक देखेंगे ना, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप समझ सकते हो काफ़ी कैंडिडेट कंफ्यूज होते हैं, वाष्पीकरण और क्वथन दोनों अलग चीज़ है। वाष्पीकरण है ना, ये क्वथनांक से कम ताप पर भी हो जाता है, लेकिन जो क्वथन है पानी उबलता है, क्वथनांक का ताप है, जैसे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जल वाष्पीकरण है वो 100 से कम पर भी हो जाएगा। वाष्पीकरण में बुलबुले नहीं बनते लेकिन क्वथन में बुलबुले बनते हैं। और वाष्पीकरण तरल की सतह पर किसी भी तापमान पर धीरे धीरे होता है, लेकिन क्वथनांक के लिए निश्चित तापमान आवश्यक है। और वाष्पीकरण के कारण यहाँ पर जो प्रभावित करते हैं, जैसे कि सतह का क्षेत्रफल, जितना ज़्यादा सतह का क्षेत्रफल होगा वाष्पीकरण उतना ही ज़्यादा होगा। तापमान ज़्यादा होगा तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। आर्द्रता जितनी ज़्यादा होगी वाष्पीकरण उतना ही कम होगा। यानी यहाँ पर नमी रहती है मौसम में, यानी सूखा मौसम नहीं है, उस केस में वाष्पीकरण कम होगा। वायु की गति ज़्यादा है तो वाष्पीकरण ज़्यादा। तो इन्हीं 4 पॉइंट को यहाँ पर आपको दे रखा है। तो वाष्पीकरण है शीघ्र वाष्पन का कारण बनती है खुले बर्तन से जल का। अब खुले बर्तन से जल का शीघ्र वाष्पन का कारण बनेगी, आर्द्रता कम होनी चाहिए, निम्न आर्द्रता होनी चाहिए, तापमान ज़्यादा होना चाहिए और वायु गतिमान होनी चाहिए। ये बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल जो यहाँ पर है, जो नियंत्रण और समन्वय वाला चैप्टर है ना क्लास 10th का, उसका दे रखा है पादपों में संवेदनशीलता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये यहाँ पर संवेदनशीलता की बात करेंगे, जैसे छुई मुई का पौधा है वो स्पर्शानुवर्तन है, इसको टच करेंगे तो उसमें मूवमेंट आएगा। तो पादपों के स्पर्श से आपको पता है संवेदनशीलता है। पादप प्रकाश स्रोत की ओर बढ़ने से उसको आप प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। प्रकाश स्रोत की दिशा में पादप है उनकी गति एक तरीके से वृद्धि होती है। पादपों में सूचना संचालन के लिए विशेष तंत्रिका उत्तक है। ये पादपों में तंत्रिका उत्तक नहीं होते, ये तो मानव में होते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। बाकी रसानुवर्तन है पादपों की, उनके पर्यावरण में रासायनिक उद्दीपकों के प्रति उनकी अनुक्रिया है। तो सभी ये यहाँ पर देख सकते हो, हमने और कवर किए जो एनसीईआरटी में दे रखे थे उसको पॉइंट वाइज बताया है। ई बुक आप देखे हैं तो आपको पता होगा जिन्होंने कोर्स दे रखा है। प्रकाश अनुवर्तन है प्रकाश की दिशा में, गुरुत्वानुवर्तन भी होता है तो गुरुत्वाकर्षण की दिशा में होती है धनात्मक और ऋणात्मक। रसायनुवर्तन है जलानुवर्तन, ये सारी चीज़ें होती है। अगला सवाल देखते हैं, ये कार्बन और उसके यौगिक से पूछा गया है। साबुन के अणुओं की जल विरागी पुच्छ मिसेल के अंदर क्यों रहती है? अब यहाँ पर साबुन की बात करेंगे ना, तो ये जल के साथ किस प्रकार क्रिया करता है? तो साबुन में 2 टाइप के यहाँ पर सिरे होते हैं। एक तो जो उसकी पूंछ होती है, एक उसका हेड होता है। तो जो पूंछ होती है ना, वो हमेशा मेल के साथ या फिर तेल के साथ अटैच होती है। तो मैं आपको पूरी संरचना बता देता हूँ। ये मिसेल की संरचना, इसे आप मिसेल बोलते हो। यानी साबुन किस प्रकार मेल के साथ क्रिया करके एक गेंद के रूप में बनाता है, ये तो ये पूरी स्ट्रक्चर मिसेल है। इस मिसेल का आप देखेंगे, ये तो आपका आयनिक सिरा है। साबुन का जो आयनिक सिरा होता है ना, जो जल के साथ अटैच होता है, जैसे आप जल रागी कहते हो, ठीक है, हाइड्रोफिलिक। और जो दूसरा ये पूंछ है ना, ये कार्बन श्रृंखला, ये किसके साथ अटैच होती हैं? ये होती है मेल या तेल के साथ में अटैच, जिसे आप जल विरागी कहते हो, यानी जल से दूर होती है। तो ये जल विरागी सिरा है, पूंछ है। तो इस टाइप से ये मेल को सेंटर में कर देता है। साबुन के 2 सिरे हैं, मेल बिल्कुल बीच में फंस गया इस मिसेल के, तो ये पूरी संरचना मिसेल कहलाती है। इसमें आपने देखा ये तो जल रागी सिरा है और लंबी कार्बन श्रृंखला है, जल विरागी सिरा है। तो इससे ये एक छोटा सा इस मिसेल का एक पार्ट है और ये पूरे पार्ट मिलकर एक मिसेल अणु का निर्माण करते हैं। और इस मिसेल के बीच में ये मेल या तेल फंस गया है और जो पानी डालेंगे तो ये पूरा का पूरा एक साथ ही निकल जाएगा। तो सवाल था साबुन के अणुओं की जल विरागी पूंछ जो जल के साथ कनेक्ट नहीं है, हाइड्रोफिलिक है, सॉरी हाइड्रोफोबिक है, ये मिसेल के अंदर क्यों रहती है? अब ये साबुन के अणुओं की जल विरागी जो पूंछ है ना, ये मिसेल के अंदर रहती है।
ये इस टाइप अंदर की साइड रहती है पूंछ। इसकी वजह है कि ये जल के साथ अटैच नहीं हुई, जल की ओर प्रबल नहीं। जल विरागी है तो जल के साथ कैसे होगा, जल में विलीन नहीं होगी। ये जल द्वारा प्रतिकर्षित है तभी ये अंदर चली गई है, जल से प्रतिकर्षित है तभी नाम इसका जल विरागी है। इजी सवाल था। नेक्स्ट सवाल है थोड़ा समझने लायक। चित्र में दर्शाए अनुसार जो विद्युत धारा के चुंबक की प्रभाव है क्लास 10th के इस चैप्टर का है। धारा और चुंबक के क्षेत्र की दिशा के आधार पर बल की दिशा क्या होगी। ये सेम सवाल आपके इस टाइप का सवाल है, एनसीईआरटी के अभ्यास में भी दे रखा है जो हमने कोर्स में कवर किया था, और ई बुक जो अपनी चैप्टर वाइज है उसमें ये मेंशन है सारे सवाल। तो इसी के जैसा लेकिन थोड़ा सा इन्होंने हटकर यहाँ पर दिया है। उसमें क्या था, उसमें चुंबक के क्षेत्र इस साइड था और इलेक्ट्रॉन आपका इस साइड था इस वाले सवाल में, लेकिन यहाँ पर इन्होंने इलेक्ट्रॉन इस साइड दिया है और ये चुंबकीय क्षेत्र देख सकते हो, विद्युत क्षेत्र नहीं चुंबकीय क्षेत्र है जो इस नीचे की डायरेक्शन में है। तो आपको बल की दिशा, तो जो बल की दिशा के लिए आप समीकरण लेते हो ना, फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम लेते हो, ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये नियम क्या कहता है कि अपना जो लेफ्ट हैंड है यानी जो अपना बायां हाथ है, इनका एक तो अंगूठा, एक आपके अंगूठे के पास की अंगुली होती है ना उसे आप तर्जनी अंगुली कहते हो, इंडेक्स या फोर फिंगर कहते हो, और उस इंडेक्स फिंगर के पास में होती है सबसे लंबी अंगुली जिसे आप मध्यमा कहते हो। अब ये तीनों ही आप 90 डिग्री के एंगल में रखेंगे, तीनों ही 90 डिग्री के एंगल में आप रखने की कोशिश कीजिएगा, तीनों ही 90 डिग्री के एंगल में। उस केस में जो तर्जनी अंगुली है ना, मतलब अंगूठे के पास वाली, वो क्या बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र को बताएगी। मध्यमा जो सबसे लंबी वाली अंगुली है ना, वो विद्युत धारा बताती है। मध्यमा है तो धारा, लंबी अंगुली तो धारा बिल्कुल फास्ट लंबी, और अंगूठा इतना पावरफुल है तो ये बल का। आपको बल की ही दिशा पूछी जो अंगूठा बताएगा। अब आपको किस डायरेक्शन में रखना है इसे, तो ये इमेज देखनी है। यहां पर आप देखेंगे ये विद्युत क्षेत्र, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र। इलेक्ट्रॉन के विपरीत आपको पता है विद्युत धारा, तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में तो विद्युत धारा इस डायरेक्शन में, यहां पर ये करंट है। अब मैंने आपको जो फिंगर बताई है ना, इसको इस प्रकार एडजस्ट कीजिए। किस प्रकार करनी है कि जो करंट यानी सबसे लंबी वाली अंगुली है ना मध्यमा, वो इस डायरेक्शन में रहे, और जो आपके बीच वाली अंगुली है अंगूठे और मध्यमा के यानी तर्जनी है, वो इस टाइप से रहे। तो आप इसको लेफ्ट हैंड से रखने की कोशिश करेंगे ना, तो यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन आप देख नहीं पाएंगे, तो मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ। अंगूठा आपके ऊपर रहेगा जब आप कोशिश करेंगे, और ये जो अंगुली है ना अंगूठे के पास वाली, जो चुंबकीय क्षेत्र बताती है, वो अंगूठा ऊपर की डायरेक्शन में, ये इसके जस्ट 90 डिग्री के एंगल में रहेगी, ठीक है, इस डायरेक्शन में रहेगी जो चुंबकीय क्षेत्र को ये बताती है। अब आप इस प्रकार से हाथ को मोड़ कर करेंगे ना, जो मध्यमा अंगुली है विद्युत धारा बताएगी वो ऐसे रहेगी। तो यहाँ पर अंगूठा अपने ऊपर की डायरेक्शन में आ रहा है, जो विद्युत सॉरी जो बल को बताता है वो अंगूठा ऊपर की डायरेक्शन में आएगा। इस प्रकार आप हाथ को एडजस्ट करेंगे तो अंगूठा ऊपर की डायरेक्शन में आएगा, तो ये पेज के बाहर जाता हुआ दिखेगा। पेज के अंदर तो ये नीचे की डायरेक्शन होता है, लेकिन पेज के बाहर आपको जाता हुआ दिखेगा। तो और सेम सवाल इसमें उल्टा था। इसमें क्या था, आप इलेक्ट्रॉन नीचे कर रहे थे तो विद्युत धारा ऊपर थी, आई ऊपर, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है ऐसे, तो लेफ्ट हैंड में आप सेम ट्राई कीजिएगा कि विद्युत धारा वाली अंगुली है यानी मिडिल फिंगर ऐसे रहे और इंडेक्स फिंगर आपका चुंबकीय क्षेत्र ऐसे रहे, तो अंगूठा अपने आप नीचे की डायरेक्शन में जाता है, तो कागज़ के भीतर की ओर जाते हुए आपका होता है। लेकिन ये उल्टा था तो ऊपर हो जाएगा, उल्टा था तो इसका ऊपर करना था, ठीक है। अब अगला देखते हैं सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक मुख की अस्त्र को कवर करता है। ये जो टिश्यू वाला चैप्टर है क्लास 9th का, उसका सवाल है। मुख के अस्त्र में होता है आपका शल की उपकला, ये वाला हो जाएगा। मैं यहाँ पर एनसीईआरटी का जो हमने फैक्ट बनाए थे उसका प्रूफ बता देता हूँ कि सल्की में भी दो होता है, एक तो सरल शल्की, एक स्तृत लेयर वाली शल्की। सरल शल्की एपिथेलियम जो उपकला उत्तक है, उनके उदाहरण में आपके रक्त नलिकाओं में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का सेवन होता है, वो सरल शल्की है। रक्त नलिकाओं में जो O2 और CO2 का सेवन होता है वो सरल शल्की है। और साथ ही साथ रक्त वाहिकाओं का अस्तर एक तरीके से, और फेफड़ों की कुपिका है सरल शल्की, फेफड़ों की कुपिका भी। स्त्रित शल्की के उदाहरण में आपकी त्वचा की बाहरी परत है ना वो स्त्रित शल्की है। मुंह और आहार नली का अस्तर भी स्त्रित शल्की है। आपको मुंह का अस्तर ही तो पूछा है, जो हमने ऑलरेडी इसमें एनसीईआरटी में आपने देखा है, तो ये सारी चीज़ें कवर की हुई। मुख का अस्तर है तो ये शल्की उपकला हो जाएगा। बाकी अन्य उदाहरण भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो एक होता है दोस्तों स्तंभाकार उपकला या एपिथेलियम, जो आंतों की भीतरी परत होती है ना, आंतों में पोषक तत्वों का अवशोषण होता है ना छोटी आंत में, क्षुद्रांत में, उसका उत्तक होता है स्तंभाकार एपिथेलियम है। अवशोषण जो प्रवर्ध विल्ली होती है छोटी आंत में, तो वहाँ के स्ट्रक्चर है, आंतों की भीतरी परत है वो स्तंभाकार एपिथेलियम।
पक्षमापी एपिथेलियम होता है। तो पक्षमापी एपिथेलियम श्वास नली, जहाँ श्लेष्मा और धूल के कणों को बाहर निकाला जाता है, वो वाली स्ट्रक्चर है पक्षमापी। घनाकार एपिथेलियम, ये इंपॉर्टेंट है, घनाकार एपिथेलियम वृक्कीय नली और लार ग्रंथियों की नली के अस्तर होता है घनाकार। बाकी ग्रंथिल एपिथेलियम की बात करेंगे तो लार ग्रंथि और पसीला ग्रंथि में। तो ये सारे आपके उत्तक का हो गया। अब अगला सवाल यहाँ पर आप देखेंगे, ये भी उत्तक का पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक हमारे शरीर की गति, सभी को पता होना चाहिए, पेशी उत्तक होता है गति के लिए, जो यहाँ पर मैं आपको प्रूफ भी बता देता हूँ। पेशीय उत्तक गति प्रदान करता है, कैसे? और बाकी जो संयोजी उत्तक हैं तो ये रक्त एक तरीके से परिवहन का काम करेगा। तंत्रिका उत्तक संदेशों का संचालन करता है। एपिथेलियम उत्तक सुरक्षा और अवशोषण में मदद करता है। तो ये सारे उत्तक के कार्य हैं। उसमें पेशीय उत्तक की बात करें तो पेशीय कोशिकाएं शरीर के अंगों को गति प्रदान करती है। ये कोशिकाएं फैलने और सिकुड़ने की क्षमता है, इसी के फैलने और सिकुड़ने से ही गति होती है। जब हम श्वास लेते हैं तो छाती का फैलना और सिकुड़ना पेशीय कोशिकाओं के कारण होता है। ये कोशिकाएं विशेष प्रकार के होते हैं जिन्हें पेशीय उत्तक कहते हैं। पेशीय उत्तक में फाइबर्स होते हैं जो संकुचन और प्रसारण के द्वारा अंगों को हिलाने डुलाने में मदद करते हैं। अब नेक्स्ट आपका सवाल देखते हैं, प्रकाश परावर्तन अपवर्तन का सवाल है। एक गोलीय दर्पण का आवर्धन, आपको पता है दर्पण का आवर्धन m बराबर -v/u होता है। v है ये प्रतिबिंब की दूरी और u है ये बिंब की दूरी। तो इससे संबंधित आपको पूछा कथन सही कौन सा है। तो यहाँ पर मैं आपको प्रूफ पहले बता देता हूँ, सारी आवर्धन का सूत्र है और इनके सारे स्टेटमेंट बता देता हूँ। ये आवर्धन का सूत्र है। इसमें यदि m आपका उत्तर मान धनात्मक है, यदि m का मान धनात्मक आता है तो प्रतिबिंब बनेगा सीधा एंड आभासी। क्यों बनेगा? धनात्मक कब आएगा आवर्धन? जब बिंब और प्रतिबिंब दोनों ही इस अक्ष के ऊपर हो। तो ऊपर होंगे तो आपका प्रतिबिंब क्या बनेगा? सीधा बनेगा। और ऊपर हमेशा आभासी बनता है, प्रतिबिंब नीचे होता है ना तब आपका वास्तविक होता है। तो ये सारी चीज़ें यदि धनात्मक आवर्धन आ गया तो उस केस में दोनों ही ऊपर है। m का मान ऋणात्मक आया मतलब प्रतिबिंब नीचे बना है, उल्टा बना है और वास्तविक बना है। तीसरी स्थिति, m का मान 1 से ज़्यादा आया। m एक्चुअली होता क्या? प्रतिबिंब बट्टा बिंब, प्रतिबिंब बट्टा बिंब। अब 1 से ज़्यादा आया इसका मतलब प्रतिबिंब बड़ा है, ऊपर की वैल्यू बड़ी मतलब प्रतिबिंब बड़ा है, तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है। 1 से कम आवर्धन आया है तो 1 से कम आया, जैसे 0 पॉइंट समथिंग आया, इसका मतलब ऊपर की वैल्यू छोटी है नीचे की बड़ी है, मतलब प्रतिबिंब छोटा है। 1 से ज़्यादा प्रतिबिंब बड़ा है और बाकी प्रतिबिंब छोटा है। और यहाँ पर आप देखेंगे ऋणात्मक आवर्धन का अर्थ है कि प्रतिबिंब आभासी और सीधा। ऋणात्मक आवर्धन का मतलब है प्रतिबिंब नीचे उल्टा बन रहा है और वो वास्तविक है, ये गलत चीज़ है। आवर्धन का मान 1 से कम है, m ये 1 से कम है तो प्रतिबिंब क्या होगा? छोटा बनेगा, यानी ऊपर की वैल्यू छोटी है तभी 1 से कम है। ये सारी चीज़ सही दे रखी। धनात्मक आवर्धन का अर्थ है कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा, गलत दे दिया। धनात्मक आवर्धन का मतलब है प्रतिबिंब है आभासी और सीधा है। अवतल दर्पणों के लिए आवर्धन सदैव धनात्मक होता है। अवतल दर्पण में आप देखते हो प्रतिबिंब लगभग वास्तविक, मैक्सिमम केस में वास्तविक और उल्टा बनता है तो आवर्धन ऋणात्मक होगा। लेकिन यहाँ पर ये सारी चीज़ आपका करेक्ट दे रखी है। अब अगला देखते हैं, ओके नेक्स्ट सवाल 9th इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 10 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना है? अब 14 वोल्ट विभवांतर है, 10 कूलाम आवेश है, तो ये सारी चीज़ आपको फॉर्मूला पता होगा ले, और ये आपके एनसीईआरटी में भी आ रखा है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर बराबर v बराबर एक तरीके से W/Q होता है। W किया गया कार्य, आवेश Q होता है, तो v बराबर W/Q होता है। यहाँ पर कार्य पूछा तो W बराबर v गुणा Q। अब v कितना है? v यहाँ पर आप देखेंगे तो 14 है और Q कितना है? 10 है। तो 14 और 10 कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। ध्यान देना है ऐसा यूनिट है तो सीधा ही आप 140 करेंगे। चलिए अगला देखते हैं। प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन का ये सवाल है। फोकस दूरी f वाले अवतल दर्पण को मुख्य अक्ष के अनुदिश दो बराबर भागों में काटा जाता है तो प्रत्येक अर्धभाग की फोकस दूरी। ये एक कंसेप्ट वाला सवाल था, यानी आपकी कंसेप्ट क्लियर है तो इसका उत्तर आप कर पाएंगे। क्या दे रखा है कि आप अवतल दर्पण जो इस टाइप से होता है ना, इसको क्या कर रहे हैं, मुख्य अक्ष इसकी ऐसे होती है, इस अक्ष के अनुदिश दो भागों में, यहाँ से दो भागों में काट दिया, यानी ऊपर का भाग अलग कर दिया आपने, नीचे का भाग ये अलग कर दिया। एक्चुअल में ऊपर का और नीचे का भाग दोनों ही मिलकर ही ये अवतल दर्पण बना, तो आपने इन दोनों को कट कर दिया। क्या उस केस में इसकी फोकस दूरी
अलग हो जाएगी, आधी हो जाएगी? नहीं। ये आपका दर्पण वास्तव में देखें तो गोलीय दर्पण होता है और गोलीय दर्पण का मतलब है कि पूरा हिस्सा गोलाकार है, इसको कट करके बनाया है। तो इसको बढ़ाएँगे तो ये सेम हिस्सा आएगा। इसकी फ़ोकस दूरी कहाँ से आती है? जब इसको बढ़ाकर इस टाइप से एक गोला बनाते हैं, तो गोला तो वही बनेगा, तो फ़ोकस दूरी थोड़ी चेंज होगी, एफ वही रहती है। इसके अनुदिश काटा है, तो एफ सेम रहेगी, मुख्य अक्ष के अनुदिश काटा है, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, गर्भाशय के माध्यम से योनि में खुलता है। ये सेम एनसीईआरटी में लाइन थी और यहाँ पर मैं प्रूफ बता देता हूँ। ठीक है, गर्भाशय ये देख सकते हो, ये अभी नहीं है, पहले का ही। गर्भाशय गिरवा के माध्यम से योनि में खुलता है। सेम लाइन से आप देखेंगे, गर्भाशय यहाँ होगा गिरवा के माध्यम से, यानी ये आप गर्भाशय यूट्रस देखेंगे, ये आपका गर्भाशय है और ये योनि है। तो गर्भाशय और ये इसके बीच में कौन है? गिरवा है। तो इस गिरवा के माध्यम से ये गर्भाशय किस में खुलता है? योनि में खुलता है। तो यही पॉइंट था और बाकी आप देख सकते हो अलग अलग भाग होते हैं इसके। नेक्स्ट अपना सवाल है प्रकाश परावर्तन अपवर्तन का। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के लिए कौन सा कथन सत्य है? अब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण की ये स्थितियां आप देखेंगे जो हमने इस प्रकार टेबल में कन्वर्ट की है। तो अनंत पर यदि बिंब होगा तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो अवतल दर्पण ऐसे होता है। अनंत पर बिंब होगा तो ये अनंत पर बिंब आया, समतल मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें हैं, फोकस से गुजरी, फोकस से, तो अनंत वाला तो प्रतिबिंब एफ पर बनेगा और बहुत छोटा बनेगा। और सी से परे है तो प्रतिबिंब एफ, और जैसे जैसे आप सी से परे, जैसे यहाँ पर ये सी से परे है तो प्रतिबिंब पहले एफ पर था, अब ये नज़दीक आता जाएगा, इस साइड आता जाएगा। आप पहले अनंत पर थे, अब नज़दीक आ रहे तो प्रतिबिंब ऐसे आ जाएगा। तो ये प्रतिबिंब एफ और सी के बीच में छोटा हो गया। अब यदि बिंब आपके सी पर है तो प्रतिबिंब भी सी पर बनेगा और समान साइज का बनता है। और आपका बिंब आ गया सी और एफ के बीच में तो प्रतिबिंब सी से परे हो गया, मतलब सी पर तो बराबर था, अब बड़ा बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब एक स्थिति आती है जब आप प्रतिबिंब एफ पर हो तो प्रतिबिंब उसका अनंत पर बनेगा और बड़ा होगा। अब लास्ट स्थिति है जो आभासी प्रतिबिंब और सीधा बनाती है, आपका बिंब है, ऑब्जेक्ट है, मुख्य फोकस और इस ध्रुव के बीच में है। उस केस में प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो उस केस में प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। तो ये स्थिति है और यहाँ पर आप स्टेटमेंट देखकर अब उत्तर निकाल पाएंगे। अवतल दर्पण के लिए सत्य स्टेटमेंट, फोकस पर रखी वस्तु का अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनता है। नहीं, फोकस का प्रतिबिंब है ना अनंत पर बनता है और बड़ा बनता है, गलत स्टेटमेंट है। वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा नहीं, अनंत पर रखेंगे तो बिंदु आकार का प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, ये भी गलत है। वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान है, बिल्कुल। सी पर यदि ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज भी सी पर समान साइज का उल्टा वास्तविक बनेगा। वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखे जाने पर प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और सीधी नहीं होती है, वास्तविक और उल्टी होती है। तो ये वाला भी गलत हो जाएगा, तो ये सही है। नेक्स्ट अपन सवाल नंबर 13 देखते हैं जो कक्षा 10th अमल, शार और लवण से पूछा है कि एथेनोइक अमल का विलयन नीले लिटमस को लाल क्यों कर देता है? क्योंकि ये अम्ल है। अम्ल क्या करता है? अनील, नीले को लाल करता है, इसीलिए तो नीला लाल हो रहा है, क्योंकि ये दे रखा, इतना इजी सवाल है। बाकी यहाँ पर थोड़ा टफ सवाल की बात करें ना, एनसीईआरटी क्लास 7th का, हमने उस कोर्स में क्लास 7th का भी इसको इंक्लूड किया था क्योंकि ये चैप्टर दे रखा है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। लिटमस के बारे में आपको पता चल गया है। लिटमस एक्चुअली लाइकेन से प्राप्त होता है और लाइकेन का आसुत जल में रंग होता है नील शोण, और अम्ल नीले को लाल करता है और क्षार लाल को नीला करता है। उदासीन विलयन है जो न तो अम्लीय है और न ही क्षारिक की है। एक सूचक आता है दोस्तों गुड़हल, लिटमस की तरह ही प्राकृतिक सूचक है गुड़हल। गुड़हल क्या करता है? अम्लीय माध्यम में तो है गहरा गुलाबी और क्षारीय माध्यम में हरा रंग देता है, इंपॉर्टेंट है। गहरा गुलाबी जो यहाँ पर आपको रेड कलर गुलाबी कलर दिख रहा है तो ये अम्लीय माध्यम में देता है। उदासीन माध्यम में ये बैंगनी रंग देता है। तीनों में ये अलग अलग है, अम्लीय में गुलाबी, क्षारीय में हरा और उदासीन में बैंगनी, इंपॉर्टेंट है। पर आप एक सूचक है फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन अम्लीय में तो रंगहीन है, अम्लीय में तो कोई रंग ही नहीं देगा, और क्षारीय में ये गुलाबी देता है, तो ये इंपॉर्टेंट है फिनोप्थलीन। तो अब यहाँ पर हल्दी का सूचक आपको पता होगा, हल्दी है ना, ये अम्लीय माध्यम में रंग नहीं बदलता है। क्षार में आप देखते हो आपके कपड़े हैं तेलीय हल्दी से हो गए हैं और वहाँ पर साबुन जो क्षार का काम करता है उससे धोने का प्रयास करेंगे तो उसका रंग है ना लाल भूरा हो जाता है। तो ये बताता है क्षार में हल्दी किस प्रकार रिएक्ट करती है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का स्रावन करती है? नियंत्रण और समन्वय वाला चैप्टर है। वृद्धि हार्मोन आपको पता पीयूष ग्रंथि है।
पिट्यूटरी ग्लैंड है जो नियंत्रण और समन्वय में, ये डिटेल में हमने कवर किया है। पीयूष ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हो, वृद्धि हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए यहाँ पर। पीयूष ग्रंथि से ही प्रोलैक्टिन है, स्तनपान कराने वाली महिलाओं में दूध के उत्पादन को उत्तेजित करता। मास्टर ग्रंथि है, कंट्रोल सारी यही करती है। और यहाँ पर पीयूष ग्रंथि से एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो वैसोप्रेसिन भी इसे कहते हैं, जो गुर्दों द्वारा पानी के पुनः अवशोषण को बढ़ाकर शरीर में जल संतुलन करता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH भी पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, जो थायराइड ग्रंथि में T3 और T4 हार्मोन को स्रावित करने के लिए, यानी T3 और T4 हार्मोन को कंट्रोल कौन कर रही है? पीयूष ग्रंथि कर रही है। हार्मोन तो थायराइड के हैं, लेकिन कब स्रावित होने तो ये पीयूष ग्रंथि डिसाइड कर रही है। तो इस टाइप से थायराइड ग्रंथि खुद T3 और T4 स्रावित करती है, लेकिन इसको करने के लिए पीयूष ग्रंथि जरूरी है। थायराइड है, कैल्सिटोनिन है, ये भी इनका हार्मोन हो जाएगा। और आपको पता है गाइटर रोग हो जाता है थायराइड में, गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से। और लिंग हार्मोन देखेंगे तो वृषण में आपके टेस्टोस्टेरोन रहता है और अंडाशय में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रहते हैं। बाकी हाइपोथैलेमस की बात करें तो ये ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि में हार्मोन के स्राव को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। और इससे यहाँ पर गोनेडोट्रोफिन मोचक हार्मोन पीयूष ग्रंथि में गोनेडोट्रोफिन हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है, जो हाइपोथैलेमस से निकलता है। तो ये इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट आप यहाँ से देख पाएंगे। मैं PDF डाल दूंगा टेलीग्राम पर। अधिवृक्क ग्रंथि भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो फाइट और फ्लाइट आप कहते हो, करो या मरो हार्मोन है। जब गुस्सा आता है, आपको कोई इंस्टेंट निर्णय लेना है, कोई डर आ जाता है आपको, तो ये अधिवृक्क ग्रंथि का एड्रेनलिन हार्मोन के कारण होता है। अग्नाशय ग्रंथि 2 हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागॉन स्रावित करती है, जो लैंगर-हैंस का द्वीप समूह भी अग्नाशय ग्रंथि में आपको देखने को मिलता है। अब अगला अपन देखते हैं खेजड़ी वृक्षों की रक्षा, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, कक्षा 10th का चैप्टर है। तो खेजड़ी वृक्षों की रक्षा सुरक्षा के लिए किसने अपने प्राणों का बलिदान दिया है? अमृता देवी बिश्नोई ने दिया था। और इसमें आप देखेंगे यहाँ पर अमृता देवी बिश्नोई ने बलिदान 1731 में राजस्थान के खेजरली गांव जो जोधपुर के पास है, अमृता देवी ने 363 लोगों के साथ खेजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान दे दिया था। उन्हीं की स्मृति में अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भी आरंभ किया गया है। अब बाकी यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ जो इसी चैप्टर में है। पश्चिम बंगाल का अराबाड़ी मॉडल, जो ये पश्चिम बंगाल में किस हेतु है? साल के वनों के पुनर्वनीकरण के लिए पूछा जाता है। कौन से वनों के? तो साल के वन 1972 आपको याद रखना है। और बाकी यहाँ पर योजना में परिवर्तन लाया गया है। और नेक्स्ट यहाँ पर अपन सवाल देखते हैं, अमलसार लवणकाई है। एक वैज्ञानिक 4 अलग अलग विलेन तैयार करता है, उसके पीएच मान यहाँ पर देख सकते हो। और पूछा है इन विलेनों की प्रकृति के संबंध में कौन से कथन सही है? तो आप देखेंगे pH 3 होता है ना, 7 से कम pH होती है, वो होता है अम्लीय होता है, 7 उदासीन होता है। तो ये P तो अम्लीय है, P अम्लीय है, Q आपका उदासीन है, और ये R है क्षारीय, और S भी क्या है? क्षारीय, ज़्यादा क्षारीय S। तो अम्लीय, उदासीन, क्षारीय, क्षारीय। तो यहाँ आपको पूछा है विलेन R उदासीन है। अब विलेन R उदासीन नहीं है, क्षारीय है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। विलेन Q उदासीन है, Q बिल्कुल उदासीन है, जबकि विलेन R अत्यधिक अम्लीय है, R क्षारीय है, तो दूसरा गलत है। विलेन P उदासीन है, P उदासीन नहीं अम्लीय है, तीसरा ही गलत है। फिर चौथा ही सही है, विलेन P अम्लीय है जबकि S प्रबल रूप से क्षारीय है। तो P और S के बारे में सही दे रखा है। अगला है कार्बन और उसके यौगिक, कक्षा 10th के चैप्टर से। कार्बन यौगिक दहन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? कार्बन यौगिक का दहन करते हैं तो उस केस में कभी जल का निर्माण नहीं करता है। और पूछा सत्य कौन सा है? ऑक्सीजन के बिना जलता है, ऑक्सीजन के बिना नहीं जलता। दहन में ऑक्सीजन आवश्यक है। पूर्ण दहन के लिए अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता, बिल्कुल। पूर्ण दहन के लिए आपको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए। सदैव कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, सदैव कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनाता, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये था ना कि कभी जल का निर्माण नहीं करता है, कौन सा विकल्प सत्य? ये भी गलत है। जल का निर्माण होता, मैं आपको बताता हूँ, हमने इसको कवर किया है। दहन को आप देखेंगे, कार्बन और उसके यौगिक का ही स्क्रीनशॉट है, जो चैप्टर वाइज आपको ई बुक में मिल जाएगा। इसे तो आपको वो कोर्स देना पड़ेगा PDF वाला, जिसमें सारी ई बुक इंक्लूड है साथ में। दहन का देखेंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब कार्बन यौगिकों की बात हो रही थी, ये क्या देखेंगे आप? कार्बन यौगिक दहन, तो कार्बन का यौगिक ये है, ये CH4 क्या है? मिथेन कार्बन का यौगिक है। इसका दहन यानी इसके ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया में जल नहीं बनता, वो बोल रहा नहीं बन रहा है, तो ये जल बनता है। यहाँ पर ऊष्मा और प्रकाश भी है। तो यौगिक कार्बन यौगिक के दहन से ही ये रिजल्ट है। और यहाँ NCERT में दे रखा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी संतृप्त कार्बन यौगिक है, तो उनसे सामान्यतः स्वच्छ नीली ज्वाला उत्पन्न होती है।
संतृप्त हाइड्रोकार्बन से स्वच्छ नीली ज्वाला जब वायु की आपूर्ति पर्याप्त हो, और वायु की आपूर्ति कम है तो ये कजली ज्वाला हो जाएगी। वायु पर्याप्त है, अल्कोहल एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसमें सभी कार्बन अणु हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड है, वही संतृप्त है, तो अल्कोहल ने स्वच्छ नीली ज्वाला उत्पन्न की। यहाँ पर ये हमने क्रियाकलाप से इफेक्ट उठाया है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो असंतृप्त है तो नीली नहीं, वो काले धुएं वाली पीली ज्वाला उत्पन्न करता है क्योंकि पूर्ण दहन उसका नहीं होता है। और बाकी यहाँ पर मोमबत्ती वाला भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं। देखिए, मोम ज्वाला के रंग की बात करें ना, प्रत्येक तत्व के ज्वाला का रंग उसके विशिष्ट गुणों पर निर्भर करता है। जब तांबे के तार को गैस स्टोव की ज्वाला में जलाया जाता है तो ज्वाला का रंग हरे रंग में बदल जाता है। अपूर्ण दहन से क्या होता है, जब कोई पदार्थ पूरी तरह से नहीं जलता है तो अपूर्ण दहन होता है। अपूर्ण दहन से कज्जल या कालिक उत्पन्न होती है, जो कार्बन के छोटे कण होते हैं, काली। मोमबत्ती की ज्वाला में 3 क्षेत्र होते हैं। सबसे आंतरिक क्षेत्र काला होता है और बिना जले मोम के वाष्प से बना है। मध्य क्षेत्र पीला होता है और मोम का आंशिक दहन होता है। बाह्य क्षेत्र नीला होता है और सबसे ज़्यादा गर्म यही होता है क्योंकि पूर्ण दहन हो चुका होता है बाह्य क्षेत्र में, तो बाह्य क्षेत्र सबसे गर्म होता है। अब अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, कक्षा 10th का ही ये है, प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य वास्तविक सूर्योदय से कितने मिनट पहले दिखाई देता है? सभी को पता है 2 मिनट पहले दिखाई देता है, और एनसीईआरटी में डायरेक्टली ये दे भी रखा है कि अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त है, ये 2 मिनट पहले और वास्तविक अस्त के 2 मिनट बाद तक आपको दिखाई देता है। ये सभी किसके उदाहरण हैं? अपवर्तन के उदाहरण हैं। चाहे पानी में डूबी पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई दो, या फिर कांच के गिलास में नींबू का बड़ा दिखाई देना, तारों का टिमटिमाना है, और मृग तृष्णा जो मिराज आपको रेगिस्तान में देखने को मिलता है, पानी का आभास होता है, इंद्रधनुष का निर्माण है, ये सभी अपवर्तन के ही उदाहरण हैं। एक ही पुष्प में होने वाले पराग स्थानांतरण को किस रूप में जाना जाता है? एक ही पुष्प में है तो वो आपका पराग स्थानांतरण है स्वपरागण। स्वपरागण देखेंगे, यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट इंक्लूड किया है। जब एक ही पुष्प या उसी पौधे के पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता है तो ये स्वपरागण है। जब एक पुष्प का परागकण किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता है तो ये परपरागण है। और परागण के लिए ये वाहक के रूप में कार्य करते हैं वायु, जल, कीट, पक्षी। और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो वर्तिकाग्र पर जो परागकण है ये वर्तिकाग्र पर गिरे हैं, और फिर यहाँ पर ये पराग नली बनी है जो पूरी ये अंडाशय तक गई है। अब नेक्स्ट देखते हैं, धातु और अधातु का सवाल है, और जो एनसीईआरटी के क्रियाकलाप में डायरेक्टली मेंशन है, और ये हमने इंक्लूड किया था क्रियाकलाप का फैक्ट। धातुओं की सक्रियता श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें कौन से कथन सही है? कॉपर सल्फेट के विलयन में रखे आयरन के टुकड़े पर धीरे धीरे लाल रंग की परत जम जाती है क्योंकि आयरन ज़्यादा सक्रिय है। क्रियाशीलता में देखेंगे आयरन एक्टिव है कॉपर सल्फेट से ज़्यादा, तो कॉपर को ये विस्थापित कर देगा और आयरन सल्फेट बन गया, मतलब आयरन जो लाल रंग की परत है। कॉपर आयरन की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील नहीं है, ये गलत दे रखा। आयरन कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, तभी लाल रंग की परत बन रही है। और आप देखेंगे एनसीईआरटी क्रियाकलाप से, जब कॉपर के तार को आयरन सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि कॉपर कम क्रियाशील है। तो यहाँ पर दिया है कि कॉपर आयरन से कम क्रियाशील है, इसलिए आयरन को नहीं विस्थापित कर पा रहा है। जब आयरन की कील को आप कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे ना, तो प्रारंभ में कॉपर सल्फेट का विलयन नीले रंग का होता है शुरुआत में, और जैसे ही आयरन की कील डाली ये नीले रंग है ना हल्का समाप्त हो जाएगा, और इस पर कॉपर आयन मिलियन से निकलकर धातु के रूप में आयरन की कील पर जम जाता है, और आयरन की कील पर कॉपर की लाल भूरी परत जम जाती है, जो ये दे रखा सवाल में। और ये फैक्ट से एनसीईआरटी इस क्रियाकलाप से ग्रुप डी 2022 में भी सवाल पूछा गया था। तो इसमें कॉपर सल्फेट का नीला रंग आयरन सल्फेट में बदलने के कारण कैसा हो जाता है? हल्का हरा हो जाता है। और ध्यान दीजिएगा, ये नीला रंग लाल नहीं हुआ, हल्का हरा हुआ है, और Fe की कील पर लाल भूरे रंग की कॉपर की परत जमी है। विलयन का रंग अलग है, और ये जो दे रखा है ना कि आयरन के टुकड़े पर धीरे धीरे लाल रंग की परत जम जाती है, तो ये वाला पॉइंट है। आयरन की कील पर लाल भूरे रंग की कॉपर की परत जमी है वो, और जो कॉपर सल्फेट का नीला रंग वो कैसा हुआ? हरा हुआ है। तो ये फैक्ट से सवाल ऑलरेडी आ रखा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 21, आनुवांशिकता और जैव विकास का सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कुछ सरीसृपों में विकासशील अंडों के लिए के लिंग को परिवर्तित कर सकता है? विकासशील अंडे सरीसृप में उसकी लिंग चेंज किसके कारण हो सकती है? तो एनसीईआरटी में दे रखा है और हमने इसको कवर किया। आप देखेंगे लिंग निर्धारण अलग अलग जीवों में, तो कुछ प्राणियों में ये पर्यावरण पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए कुछ सरीसृप में निषेचित अंडे का तापमान ये तय करता है कि बच्चा नर होगा या मादा। सेम सवाल देखेंगे कुछ सरीसृपों में, तो कुछ प्राणियों में जैसे सरीसृप हैं उसमें विकासशील अंडे के लिंग को परिवर्तित कर सकता है। तो ये विकासशील यानी विकसित नहीं हुआ निषेचित अंडा है, उसका तापमान तय करता है कि बच्चा नर होगा या मादा होगा। और घोंगे की बात करें, स्नेल की बात करें, स्नेल जैसे कुछ जीव है ना,
अपना लिंग बदल सकते हैं, इसलिए वहाँ लिंग निर्धारण आनुवांशिक नहीं होता। लिंग कौन बदल सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। और बाकी मनुष्य में पूरी तरह से ये जेनेटिक, हर मनुष्य में लिंग निर्धारण है, माता पिता से मिलने वाले जीन पर डिपेंड करती है। तो ये भी अगला अपन देखते हैं सवाल। अम्लक्षार लवण का अगला सवाल है, विरंजन चूर्ण एक श्वेत ठोस है जिसमें क्लोरीन की तीव्र गंध होती है। विरंजक चूर्ण होती है CaOCl2, इसका उपयोग किस में किया जाता है? तो ये आपके अम्लक्षार लवण वाले चैप्टर में दे रखा है, जो हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है। एक तो क्लोर क्षार अभिक्रिया वाला, इसमें हमने बताया क्या क्या उपयोग है। दूसरा विरंजक चूर्ण आप देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर, ये CaOCl2 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन की क्रिया से बनती है। और इसका उपयोग देखेंगे तो विरंजक चूर्ण का उपयोग एक तो वस्त्र उद्योग में, सूती व लिनेन के विरंजन में किया जाता है। कागज उद्योग में भी लकड़ी के मजा के विरंजन में किया जाता है। एक तो इसका उपयोग विरंजन में होता है, यानी साफ करने के लिए। दूसरा इसका उपयोग है ऑक्सीकारक के रूप में और रोगाणुनाशक के रूप में पानी के जीवाणु को नष्ट करने के लिए। तो विरंजन और रोगाणुनाशक पानी के जीवों को नष्ट करने के लिए, तो जल को रोगाणु रहित करने और फैब्रिक के विरंजन में, यही सही आपका हो जाएगा। अब अगला सवाल जो पूछा है यहाँ पर, यूनिट है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। इजी सवाल है। सवाल है, प्रकाश सूर्य के प्रकाश के समान स्पेक्ट्रम उत्पन्न करता है। श्वेत प्रकाश होता है ना, वो ही सूर्य के प्रकाश के समान स्पेक्ट्रम उत्पन्न करता है। जो हमने यहाँ पर एनसीईआरटी का ये फैक्ट आप देख सकते हो कि आइजन न्यूटन ने सबसे पहले कांच के प्रिज्म का उपयोग करके श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त किया है। तो वो श्वेत रंग का प्रकाश होता है। और न्यूटन ने पाया कि श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ये किसने? न्यूटन ने। और ये 7 रंग आप देख सकते हो। विबज्योर का कर्म रहता है, VIBGYOR रहता है, यानी पहला रंग बैंगनी है, जामुनी है, नीला है, हरा, पीला, नारंगी और लाल है। इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है लाल की। तो ये पूरा बैंड बन जाता है, स्पेक्ट्रम बन जाता है श्वेत प्रकाश का। अगला सवाल है, परमाणु की संरचना आपको दे रखी है, उसकी संयोजकता से सुमेलित कौन सा नहीं है? जैसे यहाँ पर बी परमाणु क्रमांक 7 में दे रखे हैं। और बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन देखना, जैसे पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है K कोष में, और L कोष में कितना होगा? KLMN है। तो 4 है तो पहले में 2, दूसरे में भी 2। अब इसमें 10 है तो पहले में 2, दूसरे में अधिकतम 8 आ सकते हैं L में, तो ये 8 आ जाएंगे, बाह्यतम कोष पूर्ण है। एल्यूमिनियम में 13 होता है तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 3 हो जाएगा। इसमें 9 है तो पहले में 2, दूसरे में आपका 7 है। अब यहाँ पर संयोजकता डिसाइड करो। संयोजकता अंतिम कोष में आपको पूर्ण करना है, तो अष्टक पूर्ण करने के लिए आप 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, तो इसकी संयोजकता 2 है। ये आपका नियॉन है, अष्टक ऑलरेडी पूर्ण है, कुछ भी नहीं करना है, न त्यागना न ग्रहण करना, तो संयोजकता 0 है। एल्यूमिनियम है, बाह्यतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन आप त्यागेंगे, 4 से कम है तो उसको त्यागेंगे, 4 से ज़्यादा है तो ग्रहण करेंगे। और तो ये सभी 3 तो सही है। अब ये फ्लोरीन देखेंगे ना, बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसकी संयोजकता 1 होगी, तभी अष्टक पूर्ण हो जाएगा। 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं ना इसको, 1 ग्रहण करेगा तो संयोजकता 1 होनी चाहिए, 7 बोल रहा, जो गलत है। और ये पूरे हमने दे रखे हैं, प्रत्येक तत्व की संयोजकता है कि KLMN कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 से लेकर 20 तक, और इसी में से ये सवाल था। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव। अब उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है और सीधा होता है। तो ये सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है, तभी तो आप गाड़ियों का साइड मिरर देखते हो ना, उत्तल है उसका दर्पण, क्योंकि गाड़ी बड़ी होती है लेकिन प्रतिबिंब छोटा चाहिए ना, साइड में आ रही, जो गाड़ियाँ आ रही साइड बगल में, तो इसलिए उसका प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है और सीधा बनता है, तभी तो आप स्पष्ट रूप से गाड़ी को देख, उल्टी गाड़ी दिख रही तो क्या क्या मजा आएगा। तो उत्तल दर्पण सीधा और छोटा, सीधा और छोटा करेक्ट हो जाएगा। ये आप उत्तल दर्पण देखेंगे, गलत इमेज इंसर्ट हो गई थी उसमें। तो उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा आभासी होगा, सीधा होगा और छोटा होगा। 2 स्थिति इसकी रहती है, और एक तो अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, दूसरा कहीं पर भी हो तो प्रतिबिंब हमेशा F और इस ध्रुव P के बीच में ही बनेगा और छोटा बनेगा। उत्तल दर्पण का उपयोग है वाहनों के साइड मिरर में है, सुरक्षा दर्पण है, सड़क सुरक्षा में, लैंप पोस्ट में आप देखने को मिलता है। तो ये 25 क्वेश्चन हैं, आपको शुरुआत में ही बता, इसमें सबसे अधिक 10th क्लास के लगभग 21 सवाल हैं और 9th के 4 थे। आपको दोनों की तैयारी करनी, 9 10th की दोनों की सभी चैप्टर जो नवीन एनसीईआरटी में फिलहाल टाइम कम है तो उनको ध्यान में दीजिएगा। जो आप हमारा PDF वाला ई बुक कोर्स लेंगे ना, PDF वाला, जिसमें आपको क्या है 9th 10th के चैप्टर वाइज ई बुक मिल जाएगी, चैप्टर वाइज। उस कोर्स में जो भी चैप्टर आप देखना चाहते हो, प्रिंट PDF भी उसमें है कम पेज में। साथ में 2022 ग्रुप डी के चैप्टर वाइज पेपर मिलेंगे, 2024 रेलवे के सारे एग्जाम्स, क्योंकि ये एनसीईआरटी से चैप्टर वाइज मिलेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर वाइज मिलेगा। और ये PDF की बात कर रहा हूँ, वीडियो कोर्स थोड़ा अभी समय कम है तो आप PDF पर ही फोकस कर सकते हो। अलग अलग इसकी PDF भी आप ले सकते हो, सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे।
तो एनसीईआरटी से ही सवाल आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो उसी को आपको फोकस करना है। और जो भी अपडेट होगी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अभी ऑफर आ रहा है यदि मॉक टेस्ट के लिए, तो टीटीजे के कूपन कोड से टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन कर सकती हो। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।